तो कल तक हम लोग कहाँ तक थे, क्या बात किए थे? कल क्या किए थे हम लोग, कहाँ तक किए थे? आप बता सकती हो, बताओ। क्या बोल रही हो आप? अच्छा अच्छा, ठीक है। या हम समझ गए, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि हम लोग अर्थशास्त्र को समझ रहे थे कि अर्थशास्त्र है क्या, अभी हम लोग इसी पे डिस्कस कर रहे थे। वेरी गुड। तो हम लोग ये देखे थे प्रीवियस क्लास तक कि अलग अलग डेफिनेशन है अलग अलग समय में अर्थशास्त्र का। उस डेफिनेशन को हम लोग इसलिए देख रहे थे क्योंकि इससे हमको समग्र रूप से या कंप्लीटली समझने में आसान होता है कि अर्थशास्त्र क्या है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, देन आप वहां पे बता सकती हो कि क्या अंतर है और कैसे अर्थशास्त्र क्या है और व्यवस्था क्या है। वेरी गुड। तो हमने ये भी बात किया था कि अर्थशास्त्र की अलग अलग इतनी परिभाषाएं क्यों हैं, क्यों अलग अलग स्कॉलर या इंटेलेक्चुअल्स अलग अलग समय में अर्थशास्त्र की परिभाषा बदलते रहे हैं। तो हमने ये कहा था कि शायद ये उसी तरह से है जैसे हम लोग गरीबी को परिभाषित करते हैं या किसी की सुंदरता को परिभाषित करते हैं, कंपेयर करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे गरीबी की परिभाषा भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कैलोरी बेस्ड है कि आप कितना कैलोरी कंज्यूम करते हो, यानी कितनी ऊर्जा का खपत आप स्वयं के लिए करते हो। तो वहीं विकसित देशों या डेवलप कंट्री का जो पॉवर्टी का या गरीबी का डेफिनेशन है उसका अलग है। अब मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी आ गया है कि किसी भी देश की गरीबी के आकलन के लिए सिर्फ कैलोरी और आय से ही निर्धारित नहीं होगा, और भी चीजों की जरूरत है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आय का जरिया, ये तीन चीजों को शामिल किया गया। तो अर्थशास्त्र भी कुछ उसी तरह से है, अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता रहा है। आने वाले समय में हो सकता है अर्थशास्त्र की परिभाषा फिर बदल जाए, क्योंकि जैसे जैसे जो चीज पुराना होते चले जाता है उससे उम्मीदें और बढ़ती चली जाती है। जब अर्थशास्त्र की शुरुआत यानी मानव जीवन और मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ था तो उस समय अर्थशास्त्र का मतलब था परिवार को कैसे संचालित किया जाए। इसके लिए जो तरीके अपनाए गए उसी को अर्थशास्त्र कहा गया। जैसा हमने फर्स्ट क्लास में अर्थशास्त्र के डेफिनेशन में बात किया था कि ग्रीक वर्ड से कैसे अर्थशास्त्र का जन्म हुआ था, यानी कि ग्रीक वर्ड था ओकियोनोमिया। ओकियोनोमिया में कैसे अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया। ओकियो मतलब घर, नोमिया मतलब प्रबंधन, घर के प्रबंधन को अर्थशास्त्र कहा गया। बदलते बदलते उसे फिर धन का विज्ञान कहा गया है। अभी जो रिसेंट अर्थशास्त्र का परिभाषा है वो कुछ और हो गया है। अब क्या है, तो अर्थशास्त्र को रिसेंट में 19वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र को समृद्धि और विकास का विज्ञान कहा जाने लगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, एक दो और डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे। हम इसलिए इतना वैरायटी ऑफ डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं क्योंकि ये सब के सब डेफिनेशन पूरे इकोनॉमी को या इकोनॉमिक्स को डिफाइन करता है। कैसे करेगा हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि फाइनली क्यों हम लोग अर्थशास्त्र को इतने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट और हम लोग 3 डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है समृद्धि और विकास का विज्ञान है अर्थशास्त्र। समृद्धि एवं विकास का विज्ञान, ये 19वीं शताब्दी का, यानी जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, पूरे दुनिया में ग्लोबलाइजेशन या खगोलीकरण को लाया गया है, तब से ये डेफिनेशन शुरू हुआ है समृद्धि और विकास का। यानी कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स इज अ साइंस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समृद्धि और विकास को लाता है। अब ये दो टर्म को समझना होगा, ये समृद्धि क्या है, ये विकास क्या है। क्या दोनों एक ही है? समृद्धि और विकास क्या दोनों एक? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रही हैं? आप फिर से लॉगिन करो, काट करके निकल करके फिर से लॉगिन करो। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, प्रॉपर नहीं आ रहा। आप फिर से री लॉगिन करो। उस समय थोड़ा सा डिस्टर्ब था। बोलो, आप क्या बोल रही हैं? उस समय आवाज क्लियर नहीं आ रहा था आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर है आपका आवाज। तो रिसेंट जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का वो ये है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अर्थशास्त्र समृद्धि और विकास का विज्ञान है। देन इसमें समृद्धि क्या है और विकास क्या है, आपको ये समझना होगा। एक हमारा एक अलग टॉपिक ही है आपका ये सिलेबस में, टीजीटी के सिलेबस में आप देखिएगा तो सेकंड पेपर का सेकंड लास्ट पेपर में एक अलग टॉपिक ही है, समृद्धि और विकास। तो वहां पे हम लोग थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप बता दो हमको कि क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समृद्धि। इसको इंग्लिश में ग्रोथ कहा जाता है और इसको इंग्लिश में डेवलपमेंट कहा जाता है। तो क्या है, क्यों हम इसको इस टर्म को यूज करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए? समृद्धि का मतलब होता है, इसमें दो शब्द हैं, सम प्लस वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है विकास, वृद्धि का मतलब होता है उत्तरोत्तर धनात्मक परिवर्तन, यानी पॉजिटिव ग्रोथ को कहा जाता है वृद्धि। सम शब्द का मतलब यह है, समृद्धि का मतलब यह है कि समान रूप से निरंतर जो वृद्धि कर रहा है उसको हम समृद्धि कहते हैं। तो ये समृद्धि जो टर्म है ये बेसिकली एक तरह से एकांगी वर्ड है या यूनिलेटरल वर्ड है, ये एक पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपीज है, आपने इसको इन्वेस्ट किया या बिजनेस किया और 1 महीने बाद या 1 साल के बाद ये 1000 रुपया हो गया, देन दिस इज समृद्धि। यानी कि 100 रुपया इन्वेस्ट किया और वो 1000 आज हो गया है, ये है समृद्धि। तो समृद्धि क्या है? समृद्धि एक तरह से परिणात्मक परिवर्तन को बताता है, धनात्मक परिणात्मक परिवर्तन को या सकारात्मक परिणात्मक परिवर्तन को बताता है। यानी समृद्धि यूनिलेटरल है, एकांगी है, सिर्फ धनात्मक परिणाम को या धनात्मक परिणाम को बताता है। आपने 100 रुपया लगाया, 1000 रुपया हो गया, वो हो गया समृद्धि। आपने 500 रुपया लगाया और वो 5000 हो गया, वो हो गया समृद्धि। अगर ये 500 लगाया था, इन्वेस्ट किया था, 500 के जगह पे ये बचे रह गया, जैसे शेयर मार्केट में होता है 400 हो, तो वो समृद्धि है? नहीं, वो समृद्धि नहीं। अर्थव्यवस्था में जब आप जीडीपी की बात करते हो तो जीडीपी आपका समृद्धि को ही रिप्रेजेंट करता है। जब आप नेशनल इनकम की बात करते हो, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय का, तो आप समृद्धि की बात करते हो। जैसे हम कहते हैं कि मेरा जीडीपी है 2 ट्रिलियन डॉलर का है, मान लो हमारा जीडीपी अभी 2 ट्रिलियन डॉलर का है, 2 ट्रिलियन डॉलर का है, बाद में ये 3 ट्रिलियन डॉलर का हो गया, तो ये हमारा समृद्धि हुआ। यानी ये परिणात्मक परिवर्तन को बताता है। और अर्थशास्त्र में, शुद्ध अर्थशास्त्र में समृद्धि को ही लिया जाता है। हमारा जीडीपी कल 2 ट्रिलियन का था,
या आज से 10 साल पहले $2 ट्रिलियन का था, आज $3 ट्रिलियन का हो गया। तो हमारा जीडीपी का ग्रोथ हुआ है, यानी समृद्धि हुई। क्लियर है? लेकिन ये समाज का वास्तविक तस्वीर नहीं पेश करता है, रियल पिक्चर नहीं आपके सामने लाता है। क्यों नहीं लाता है? क्योंकि पता चला कि भैया इस $2 ट्रिलियन के इकोनॉमी में हम देख क्या रहे हैं कि मान लो 135 करोड़ आबादी है मेरे पास देश में। 135 करोड़ आबादी में से मात्र 10 लाख लोग या 1 मिलियन लोग ही लोगों की इनकम में ही वृद्धि हुई है। 1 मिलियन लोग ही अमीर बने हैं। 1 मिलियन लोगों का पैसा जो था वो डबल, तिगुना, चौगुना हुआ है। बड़े बड़े कैपिटलिस्टों का पैसा हुआ है, और जो गरीब था वो वैसे ही है। इसीलिए ग्रोथ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का रियल पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की वास्तविक तस्वीर को बताता है कि आपके आंकड़े जो थे वो कहां पे हैं। अब मान लो हमने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, आज 1000 रुपया हो गया, लेकिन मेरा जीवन स्तर वही है। आज भी हम साइकिल पे ही घूम रहे हैं, आज भी हम सादा रोटी और सब्जी खा रहे हैं, आज भी हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे हैं, आज भी हमारे परिवार में कई लोग बेरोजगार ही हैं, आज भी हमारा घर कच्चे मिट्टी का बना हुआ है। तो पैसा तो हमारे पास हुआ, बट हमारा लाइफ स्टाइल या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में कोई पॉजिटिव सुधार नहीं हुआ। तो इसीलिए समृद्धि सिर्फ और सिर्फ मनी का मल्टीपल ग्रोथ दिखाता है। यहां पे समृद्धि का मतलब है मनी का मल्टीपल ग्रोथ, ना कि आप कल क्या बोल रही हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिजिटल ग्रोथ दिखाता है, न्यूमेरिकल ग्रोथ दिखाता है, संख्यात्मक परिवर्तन सिर्फ दिखाता है, यानी कि ये धनात्मक परिणाम को रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड। तो यानी कि अर्थशास्त्र में हम समृद्धि की बात करते हैं। दूसरी ओर अब अर्थशास्त्र में ये कल्पना किया जाने लगा है कि ये को बेहतर अर्थशास्त्र वही है, या एक सफल अर्थव्यवस्था वही है जो समृद्धि के साथ साथ विकास भी करे। यानी कि 100 रुपया 1000 रुपया तो हो ही जाए, साथ में साथ ये विकास भी हो। विकास किसका होता है? हाँ, गुणात्मक परिवर्तन भी हो। वेरी गुड। गुणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वालिटी भी चेंज हो। दिन प्रतिदिन जो इस इकोनॉमी का सिर्फ हम न्यूमेरिकल डेवलपमेंट या चेंज देख रहे थे, अब क्वालिटेटिव चेंज भी हो, यानी गुणात्मक चेंज भी हो, तब जाकर के विकास होगा। गुणात्मक चेंज हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? ह्यूमन है, मानव के लिए है। अब मानव पैसा बहुत कमा लिया है, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी उसका लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, ये सब के सब निम्न है। तो किस काम का यह पैसा, किस काम का यह अर्थव्यवस्था? तो पता चलेगा। इसके लिए हमको चाहिए ग्रुप विकास। तो विकास के लिए क्या चाहिए भाई? तो सबके पास शिक्षा हो, सबके पास स्वास्थ्य हो, सबके पास आवास हो। समझ में आया? जब इन सब क्षेत्रों में भी धनात्मक परिवर्तन हो या उत्तरोत्तर विकास हो, उत्तरोत्तर परिवर्तन या धनात्मक उत्तरोत्तर परिवर्तन हो, पॉजिटिव ग्रोथ दिखे इन सब क्षेत्रों में भी, देन उसको कहा जाता है विकास। एक रियल इकोनॉमिक्स या एक तरह से कहा जाता है कि सक्सेसफुल इकोनॉमी वही है जो इन दोनों को एक साथ लेकर के चलता है। एक सक्सेसफुल किसी भी देश का इकोनॉमी वही है जो ग्रोथ विथ डेवलपमेंट करे, समृद्धि के साथ विकास करे। इसीलिए अर्थशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र अब ये दोनों हो गया है। अर्थशास्त्र न सिर्फ अब मनी को अर्न करने में, प्रॉपर्टी को बनाने में विश्वास करता है, बल्कि उसके साथ साथ इसका बेहतर कंजम्पशन या उपभोग करने के लिए भी प्रेरित करता है। कैसे लोग उसका बेहतर यूटिलाइज करें और सभी लोग उसका यूटिलाइज करें, इस बात का ध्यान देना भी अब अर्थशास्त्र का विषय वस्तु बन गया है। इसीलिए इकोनॉमिक्स को समृद्धि एवं विकास का विज्ञान भी कहा जाने लगा है। क्लियर है?
यानी अब अगर अर्थशास्त्र आप पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र को पढ़ते समय आप ये देखिए कि आपका जीडीपी भी बढ़े, नेशनल इनकम भी बढ़े, पर कैपिटा इनकम भी बढ़े। तो दूसरी ओर आप ये भी देखिए कि लोगों को सबको शिक्षा भी मिले, लोगों को सबको स्वास्थ्य सुविधा भी मिले, लोगों के सबके पास पेयजल भी हो, लोगों के सबके पास आवास भी हो, सबके पास रोजगार भी हो, सबका जीवन प्रत्याशा दर भी बेहतर हो। दोनों को ध्यान देकर के आपको, अगर आप दोनों पर ध्यान देते हैं या दोनों को संतुलित बना करके अपने इकोनॉमी को बेहतर करते हैं या बूस्ट करते हैं, देन वो अच्छा या सक्सेसफुल अर्थव्यवस्था कहलाएगा और आप एक अच्छे अर्थशास्त्री कहलाएंगे जब आप इन दोनों को विकास करने के लिए या इन दोनों को समृद्ध करने के लिए प्रयासरत होंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? इसको लिखना है कि लिख लेंगे आप अपने से? वेरी गुड। नेक्स्ट डेफिनेशन, सेकंड लास्ट डेफिनेशन। ये हमारा एक अलग ही चैप्टर है जिस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, उसमें हमको और पढ़ना होगा विथ डाटा। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था का जो 21वीं सदी का डेफिनेशन है वो अर्थशास्त्र को धारणीय विकास का विज्ञान कहता है। धारणीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धारणीय विकास का विज्ञान। नेक्स्ट डेफिनेशन ये कहता है, ये धारणीय का मतलब होता है सस्टेनेबल, नेबल। विकास का मतलब है डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट साइंस है। इकोनॉमिक्स इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट साइंस और साथ धारणीय विकास का विज्ञान है। अब ये समृद्धि और ग्रोथ तो समझ में आया था, अब ये धारणीय, इसको हिंदी में धारणीय को एक और शब्द यूज किया जाता है, सतत। सतत विकास का विज्ञान है। अब इस सतत का मतलब क्या होता है? तो सतत का मतलब होता है निरंतर या कंटिन्यूअसली। सतत का शाब्दिक अर्थ होता है निरंतर या कंटिन्यूअसली। अब ये परिभाषा किया गया, ये 21वीं सदी का परिभाषा है, 21वीं सेंचुरी का। विशेष करके इस पे जोर दिया गया यूएनए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जब उसने एसडीजी लाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लॉन्च किया उन्होंने, तब ये कॉन्सेप्ट को लाया गया। क्या कि अर्थशास्त्र धारणीय विकास का विज्ञान है। धारणीय का मतलब है सस्टेनेबल। अब ये है क्या, इसको भी समझ लीजिए, ये भी अपने आप में एक सवाल है। धारणीय या निरंतर या सतत का सिंपल मतलब यह है अर्थशास्त्र के संदर्भ में, ये धारणीय शब्द या सतत शब्द का प्रयोग आप जीवन के हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं। अगर आपका रिश्ता भी है, किसी के पारिवारिक रिश्ता है, मान लो चाचा भतीजा भाई बहन जो भी आपका रिलेशन है, तो हम आपका रिश्ता भी सतत होना चाहिए या धारणीय होना चाहिए। यानी रिश्ता में इतनी संलग्नता या समीपता नहीं होनी चाहिए कि बाद में वो टूट जाए तुरंत। एक सतत रिश्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि रिश्तों में थोड़ा सा दूरी भी रखा जाए। जैसे दो अपोजिट क्वालिटी के या दो अपोजिट पोल के एलिमेंट्स हमेशा थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं, तभी उन दोनों में आकर्षण बना रहता है। उसी तरह से रिश्ता हो या किसी भी चीज हो, तो उसमें इस तरह से नहीं घुल मिल जाना चाहिए कि वो बाद में हमारा कमजोर हो जाए या हम उसका उसके जो पूरा ये है वो खत्म कर दें। तो सतत शब्द का मतलब यह है कि इकोनॉमिक्स में कि किसी भी संसाधन का, रिसोर्सेस का, चाहे वो कोई भी रिसोर्सेस हो जो आपको प्रकृति ने दिया है, उस रिसोर्सेस का उपयोग कुछ इस तरह से कीजिए ताकि भविष्य में आने वाले जो पीढ़ी है उसकी जरूरतों को भी वो संसाधन पूरा कर सके। इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव में इसी संदर्भ में किया जाता है इसकी परिभाषा कि आपके पास जो भी संसाधन है, प्रकृति ने जो भी दिया है, जल, वायु, वन,
पहाड़, भूमि के नीचे जो भी रिसोर्सेस है, कोयला, लोहा या जो भी है, नेचुरल गैसेस है, जितने भी प्रकृति ने संसाधन दिए हैं, उन संसाधनों का इस्तेमाल आप कुछ इस तरह से कीजिए कि आपकी जरूरतों को तो पूरा वो करे और कर भी रहा है, आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा करे। उसके लिए वो कोई दूर की कौड़ी ना हो। अब मान लो कि हम अपने कोयले, झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में कोयले के पर्याप्त भंडार है। अब हम क्या करें भाई, अपने विकास के लिए या अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ ही दिनों में पूरे कोयले को निकाल दें और खत्म कर दें, और आने वाली पीढ़ी को जब कोयले की जरूरत पड़े तो मिले ही नहीं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए आपको करना यह है कि आप कोयले का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करिए कि अभी आपकी जरूरत तो पूरा करें ही, साथ में आने वाली पीढ़ी का भी पूरा करें। जैसे हम विकास के नाम पे वनों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो करें, अपनी वन संसाधन का प्रयोग करें, लेकिन साथ में वन को लगाते भी चलें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वन मिलता रहे। इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अर्थशास्त्र अब इस पे फोकस कर रहा है कि आप जब विकास करें तो पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए, जो प्रकृति ने पर्यावरण दिया है आपको, वो बना रहे निरंतर, उसको ध्यान में रखते हुए उसके रिसोर्सेस का इस्तेमाल कीजिए। और अर्थशास्त्र अब इस पे सबसे ज्यादा संवेदनशील है। कोई भी देश की अर्थव्यवस्था इस बात पे ज्यादा फोकस कर रही है या इस बात पे ज्यादा कंसंट्रेट है कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग कुछ इस लिहाज से करें कि भावी भविष्य की जरूरतों का भी पूरा किया जाता रहे। इसीलिए अर्थशास्त्र अब बेतरतीब संसाधनों के दोहन पर बल नहीं देता है कि आपको जितना मन करे उतना निकाल लीजिए और खत्म कर दीजिए। वो कहता है कंट्रोल्ड इस्तेमाल करने के लिए। इसीलिए सरकार क्या करती है कि तरह तरह के कानून बना करके इसको रेगुलेट करती है या कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक अगर आप फर्म लगाने जाएं, कोई कंपनी खोलने जाए या इंडस्ट्री स्थापित करने जाए, तो आपको कई तरह के लाइसेंस से गुजरना पड़ता है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस, जमीन का क्लियरेंस, तो ये क्लियरेंस, तो वो, ये सब के माध्यम से सरकार आप पे कंट्रोल करती है, तरह तरह का सेज लगाती है, सेज टैक्स लगा करके आपसे उसकी भरपाई करती है। आप देखेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही कॉन्सेप्ट है कि मुख्य राजमार्ग के निर्माण करने के दौरान जितने भी पेड़ काटे जाते हैं उतने ही पेड़ अब सड़क के किनारे लगाए जा रहे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री के नाम पे, सामाजिक वानिकी के नाम पे। किसानों को यह प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अपने खेती के दौरान अपने मेड़ के किनारे में वृक्ष लगाइए, ताकि आप खेती करने के दौरान जितने आपने वृक्षों को काटा है उसकी भरपाई की जा सके। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे या सस्टेनेबल ग्रोथ पे अब बात किया जा रहा है। दूसरी ओर इस अर्थव्यवस्था का रिसेंट कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये कहा जा रहा है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते समय ये रिसोर्सेज सबों तक पहुंचे, सबों को प्राप्त हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। ऐसा ना कि किसी एक हाथ में या किसी एक समूह के हाथ में ही सारे रिसोर्सेज संचित हो जाए या चले जाए, तो ऐसे क्या होगा कि इनबैलेंस हो जाएगा इकोनॉमी में। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि संसाधनों को बेतरतीब तो इस्तेमाल न ही हो, साथ में संसाधनों तक सबका पहुंच भी हो, तब जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और इकोनॉमिक्स अब इस बात पर जोर दे रहा है कि हमें अपने अर्थव्यवस्था को या अपने आर्थिक गतिविधियों को इस तरह से परिवर्तित करना है या विकसित करना है। समझ में आया? ये भी एक अलग टॉपिक, हाँ ये भी एक अलग टॉपिक है, इस पे भी हम लोग अलग से बात करेंगे क्योंकि आपका सिलेबस में एक अलग टॉपिक ही है, तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ ठीक है। एक और लास्ट डेफिनेशन है जो एक और देख लीजिए आप। तो ये 3-4 डेफिनेशन है, ये सारे के सारे डेफिनेशन अपने आप में एक सवाल है जिसको आप समझ करके रखिएगा।
लॉयनेस रॉबिन्सन का एक डेफिनेशन ये है, लॉयनेस रॉबिन्सन, नाम याद रखना, लॉयनेस रॉबिन्सन। लॉयनेस रॉबिन्सन का एक डेफिनेशन ये है कि लक्ष्य और विकल्प, लक्ष्य और विकल्प, लक्ष्य और विकल्प के लक्ष्य और वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित संसाधनों के बीच, लक्ष्य एवं वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित संसाधनों के बीच सीमित संसाधनों के बीच चयन का मानवीय व्यवहार है अर्थशास्त्र। एक प्योर अर्थशास्त्री अगर होगा, शुद्ध अर्थशास्त्री, जिसको कोई पर्यावरण, कोई विकास से मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली या अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से संपत्ति का उत्तरोत्तर समृद्धि चाहता है, वो इस डेफिनेशन को तरजीह देगा या प्रायोरिटी देगा। क्या है? ये कहता है कि लक्ष्य एवं वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित संसाधनों के बीच चयन का मानवीय व्यवहार है अर्थशास्त्र, या संबंधों बीच संबंधों का मानवीय व्यवहार, चयन या संबंध का मानवीय व्यवहार है। अब इसमें इस परिभाषा के माध्यम से ये बताया गया है, ये लक्ष्य का मतलब ये है कि आपका जो उद्देश्य है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो अभिलाषा है, और संसाधन यहां पे इसको लिमिट किया गया है, यानी सीमित संसाधन, रिसोर्सेस की बात की गई है। ये कुछ भी हो सकता है, भूमि, जल, मानव, स्किल, कुछ भी हो सकता है, जो रिसोर्स, तकनीक, समय, जो भी रिसोर्सेस है आपका, जिसके माध्यम से अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। हमको अगर मान लो कि रोटी की जरूरत है, तो हमारे लिए रिसोर्सेस क्या है, संसाधन क्या है? गेहूं। गेहूं इन्फिनिट नहीं है, सीमित है। तो ये कहता है, परिभाषा कहता है कि लक्ष्य क्या है? इच्छा, आपकी इच्छा और रिसोर्स के दोनों के बीच, आपकी एक इच्छा या जरूरत और दूसरी ओर संसाधन या रिसोर्स, इन दोनों के बीच का संबंध में जब मानव जिस तरह का व्यवहार करता है, वही अर्थशास्त्र है। यानी मानव जिस तरह का व्यवहार करता है, उसी का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। आपकी लक्ष्य कुछ भी हो सकती है, आपके रिसोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं। उन दोनों के बीच में आप उसको प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिसोर्सेस के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, वही अर्थशास्त्र है। अब सोचो, क्या ये लक्ष्य हमेशा एक ही बने रहते हैं? क्या आज से 200 साल पहले मानव का लक्ष्य वही था, उद्देश्य वही था जो आज है? पता चलेगा नहीं। पहले जब जंगल में रहता था मानव, तो उस समय मानव का लक्ष्य क्या था? किसी भी तरह से 1 टाइम या 2 टाइम का भोजन प्राप्त कर लेना। लेकिन आज मानव का लक्ष्य वो है? पता चलेगा नहीं। क्या हो गया भाई? तो अब मानव का लक्ष्य सिर्फ भोजन प्राप्त करना ही नहीं हो गया है। भोजन प्राप्त करने के साथ साथ उसे अच्छा लाइफ स्टाइल भी चाहिए।
यानी मानव अब सिर्फ नीडी नहीं रह गया है, अब ग्रिडी हो गया है। जरूरतमंद नहीं बल्कि अब लालचमंद भी हो गया है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में सीमित संसाधन और जरूरत, इन दोनों के बीच में मानव जिस तरह का व्यवहार करता है, तो मानव किस तरह का व्यवहार करता है, तो उत्पादन करेगा, विक्रय करेगा, विनिर्माण करेगा, व्यवसाय, कुछ हर एक चीज करेगा उसको प्राप्त करने के लिए, और उस प्राप्त करने के दौरान उसी का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, हाँ। तो ये आपका कंप्लीट हुआ डेफिनेशन। यानी अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हमको इन सारे पहलुओं का अध्ययन करना पड़ता है। अब मोटा मोटी इतना आप डेफिनेशन समझ ही लिए, तो थोड़ा सा एक और चीज हम समझ लेते हैं ताकि आपका दिमाग खुल जाए। वो समझना यह है कि अगर हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, तो इसमें क्या क्या शामिल है ये भी देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन है, पूरे अर्थशास्त्र को या अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। तो अलग अलग चीजों से हम इसको परिभाषित कर लेते हैं। या जब भी आप अर्थशास्त्र के विषय को देखेंगे तो आपका ध्यान इन्हीं सब चीजों पर होना चाहिए। पहला क्या है, तो पहला है उत्पादक या प्रोड्यूसर। दूसरा क्या है, बाजार, मार्केट। तीसरा क्या है, उपभोक्ता, कंज्यूमर। चौथा क्या है, गवर्नमेंट, सरकार। हम अर्थशास्त्र में इन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं। पूरे अर्थशास्त्र को अगर आप देखें, अब उत्पादक में कौन कौन आ सकता है, थोड़ा सा और इसको डिस्क्लोज करते हैं ताकि आप पूरे इकोनॉमी को समझ सकें। आपसे अगर कहा जाए इकोनॉमी या अर्थशास्त्र में हम क्या क्या बात करते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा कि हम इन्हीं चीजों की बात करते हैं। उत्पादक, मार्केट, हाँ, उपभोक्ता और गवर्नमेंट, सरकार। ये चार ही लोग होते हैं पूरे अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में। अब हम इसको और डिस्क्लोज करेंगे जब आप इसको, पहले आप इसको लिख लो अगर लिखना है तो। उत्पादक, बाजार, उपभोक्ता और गवर्नमेंट। उत्पादक में कौन कौन आता है, तो उत्पादक में आ सकता है कैपिटलिस्ट, या आप कह सकते हैं पूंजीपति। और क्या आ सकता है, किसान। और क्या आ सकता है, मजदूर। और क्या आ सकता है, और कौन आ सकता है, और कोई आ सकता है, पता चलेगा नहीं। ये तीन लोग आते हैं उत्पादक वर्ग में। उत्पादक दो तरह से हो सकता है, उत्पादक दो वर्ग का हो सकता है। कौन कौन सा, एक तो निजी और दूसरा सरकार स्वयं उत्पादक हो सकता है। निजी और सरकार, ये दो तरह का उत्पादक हो सकते हैं। प्रोड्यूसर, क्या नहीं दिख रहा, बोर्ड एकदम बिल्कुल डार्क हो गया है। इधर नहीं दिख रहा, इधर नहीं दिख रहा कि इधर नहीं दिख रहा, इधर नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो उत्पादक में कौन कौन है, किसान, मजदूर, पूंजीपति, ये उत्पादक है। उत्पादक भी दो तरह के होते हैं। अगर ये तो हुआ कि भाई गुणात्मक हुआ,
ये सॉरी ये परिणात्मक हुए। अब गुणात्मक में दो तरह के हो सकते हैं उत्पादक, कौन कौन सा? तो एक निजी हो सकता है, पूंजीपति किसान और मजदूर, पूंजीपति किसान और मजदूर। नहीं दिख रहा आपको? किधर नहीं दिख रहा? उधर। आप फोन को वर्टिकल रखे हो कि हॉरिजॉन्टल रखे हो? लंबा ऐसे रखे हो कि ऐसे रखे हो? कैसे? ऐसे लिटा के? हाँ, अच्छा ठीक है। ये दिख रहा है पूंजीपति आपको? अच्छा ठीक है। आपका फोन फुल स्क्रीन पे है तो फिर क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ तो हमको क्लियर दिख रहा है, यहाँ तो हमारा बोर्ड यहाँ तक दिख रहा है, आपका कैसे नहीं दिख रहा? आपको अगर दिक्कत है तो शायद मान लो हम निजी की या पर्सनल की या प्राइवेट की बात करते हैं, तो प्राइवेट में कौन आएगा? तो हम, आप, जिसके पास अपनी भूमि है, जिसके पास अपना गाड़ी है या साधन है, या जिसके पास जो भी संपत्ति है, उससे जो प्रोडक्शन या उत्पादन का काम करता है वो निजी हो सकता है। दूसरी ओर सरकार भी उत्पादक होती है। आप देखिए, आप ही के देश में कई सारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसको हम लोग पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं, सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं, जैसे नवरत्न, मिनी रत्न, ये सब, सेल भेल गेल, जो बोकारो स्टील प्लांट, इस तरह से जो भी कंपनियां हैं, तो ये सरकार का उत्पादक है, यानी कि कंपनी है, यानी सरकार भी उत्पादन का काम करती है। और ये कोई नई बात नहीं है कि आज ही सरकार उत्पादन के क्षेत्र में। ऐतिहासिक पीरियड में भी देखेंगे तो मौर्यों के काल में, मौर्यन शासन पीरियड में, अशोक के समय आते आते अर्थव्यवस्था का 60% एरिया सीधे सरकार के कंट्रोल में था। खनन का जितना भी काम होता था, माइनिंग का, वो सब के सब काम राज्य स्वयं करती थी। आज भी देखेंगे तो सरकार कई ऐसे काम है जो स्वयं करती है, यानी उत्पादन का काम सरकार भी करती है। 1991 से पहले हम बहुत सारे सेक्टर में सरकार स्वयं काम करती थी। वो एक लिस्ट बना करके रखी थी कि रिजर्व लिस्ट है और ट्रांसफर लिस्ट है। तो जो रिजर्व लिस्ट होता था उसमें सरकार स्वयं काम करती थी, प्राइवेट सेक्टर को नहीं देती थी। लेकिन जब से हमने ग्लोबलाइजेशन को लाया, जिसको हम लोग भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं, तब हम प्राइवेट सेक्टर को उत्तरोत्तर और ज्यादा हिस्सेदारी देने लगे कि भाई आओ तुम, और तुम भी ये काम करो। तो ये दोनों लोग हो सकते हैं, निजी भी हो सकते हैं, सरकार भी हो सकते हैं उत्पादक, और मिश्रित भी हो सकते हैं, यानी कि सरकार और प्राइवेट कॉर्पोरेट दोनों मिल करके एक साथ काम करें, उत्पादन का काम करें। समझ में आया? हाँ, तो ये उत्पादक वर्ग है। तो अर्थशास्त्र में हम इसके अध्ययन को भी, इसका भी अध्ययन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बाजार। हम बाजार का भी अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में। तो बाजार भी कई तरह का होता है। एक तो लोकल मार्केट होता है, दूसरा नेशनल मार्केट, और तीसरा ग्लोबल मार्केट, यानी कि क्षेत्रीय या स्थानीय। दिख रहा है आपको? स्थानीय। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर का, और चौथा है अंतरराष्ट्रीय स्तर का। ये तीनों ही तरह के मार्केट हो सकते हैं। लोकल मार्केट, राष्ट्रीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए। लोकल मार्केट की बात करते हैं तो जैसे एक गरीब किसान है, वो क्या करता है, उसके पास जो अधिशेष होता है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है, मान लो उसके पास खाने के अलावा उसके पास 5 बोरा या 10 बोरा गेहूं बच गया है, तो क्या करता है, पास कहीं हाट में जाता है, बाजार में जाता है, अपने ब्लॉक स्तर के बाजार या गांव के पंचायत स्तर का बाजार में जाता है और अपने बाजार में उसको बेच देता है, चाहे उसके पास कोई भी चीज हो। तो वो लोकल मार्केट है, यानी कि अपने ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने बाजार में जो बेचा।
वहां से उसकी जो जरूरत है वहां से जाके खरीद भी लिया। तो खरीद बिक्री करने के लिए जो स्थानीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर जिस स्थान या क्षेत्र का प्रयोग करता है उसको हम लोग लोकल मार्केट कहते हैं। लोकल का मतलब ही है कि आपके पहुंच में आसान हो, आपके घर के आसपास के रेडियस के क्षेत्र में जो बाजार है। जैसे आज भी देखेंगे देहात में हाट लगता है, संडे हाट तो मंडे हाट तो ट्यूसडे हाट, इस तरह से बाजार लगता है, वो भी बाजार ही है। वहां से भी हम और आप खरीद बिक्री का काम करते हैं। तो ये बाजार का हम मार्केट का अध्ययन करते हैं। दूसरा राष्ट्रीय स्तर का बाजार, यानी कि हमारा प्रोडक्शन एक गांव में हो रहा है, एक कस्बा में हो रहा है, और उस वस्तु का बिक्री दिल्ली में हो रहा है, बॉम्बे में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, विशाखापट्टनम में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। यानी पूरे देश के हर एक कोने में हम चाहे तो अपने सामान को भेज सकें और बेच सकें, और अपनी जरूरत के लिए अगर हमको सामान चाहिए तो हम उधर से मंगा भी सकें। उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट भी कहा जाता है। इन दोनों मार्केट को डोमेस्टिक मार्केट भी कहा जाता है, घरेलू बाजार, क्षेत्रीय या लोकल और नेशनल को। तीसरा है ग्लोबल मार्केट, यानी कि ट्रांसनेशन मार्केट की बात की जा रही है। अपने देश से बाहर के बाजार, कई ऐसे उत्पादन हैं, आप देखेंगे कि कई ऐसे उत्पादन हैं जो होता तो उत्पादन भारत में है, लेकिन उसकी बिक्री भारत में ना करके विदेशों में की जाती है जहां उसकी जरूरत है। भारत में भी अगर भारत में जरूरत है तो भारत में भी किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज हैं जैसे आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट को प्रमोट करने के लिए ही सेज लाया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहां पे जो चीज प्रोडक्ट का उत्पादन होता है या प्रोड्यूस होता है वो इसी मोटिव के साथ होता है कि उसको ग्लोबल मार्केट में बेचा जाएगा। अब मान लो कि हमारे पास हम बासमती चावल उपजाते हैं, तो बासमती चावल जितने भारतीय बाजार में नहीं खरीदे बिक्री किए जाते हैं उतना यूरोपियन मार्केट में बेचे जाते हैं। कई ऐसे चीज हैं, जैसे एक आम है, वो आम भारतीयों को नसीब नहीं होता है, वो चले जाता है अमेरिका, यूरोप। जो हम लोग चाय का इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग प्योर शुद्ध चाय इस्तेमाल नहीं करते, उसके रस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो शुद्ध चाय है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। कई ऐसे चीज हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। दूसरी बात, कई ऐसे चीज है जो हम बाहर से मंगाते भी हैं, हमारे पास होता ही नहीं है, या तो हमारे पास तकनीकी क्षमता नहीं है या फिर वो रिसोर्सेस ही हमारे धरती पे, हमारे क्लाइमेट में नहीं है, हमारे पर्यावरण में उत्पादन करने की उसकी क्षमता ही नहीं है। जैसे हम जैतून की बात करें, ऑलिव की, तो हमारे यहाँ ऑलिव होता ही नहीं है, हम एक इंपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर हम कहें कि भाई हमको क्या कहलाता है उसको, कोई भी ऐसे खाद्य पदार्थ है जो हम, बहुत सारे खाद्य पदार्थ को हम, कीवी की बात कर लीजिए, कीवी हमको खाने की मन है, तो कीवी हमारे पास है ही नहीं, तो हम एक्सपोर्ट करते, इंपोर्ट करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी होता है। तो इकोनॉमिक्स में इन तीनों मार्केटों का या बाजारों का भी अध्ययन किया जाता है। और ये बाजार आज के संदर्भ में अगर देखा जाए कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, जब से हमने खगोलीकरण को अपनाया है, एक ग्लोबल मार्केट के डिस्टरबेंस होने से लोकल मार्केट भी डिस्टर्ब हो जाता है। एक ग्लोबल मार्केट के डिस्टर्ब, रिसेशन आने से, मंदी आने से राष्ट्रीय मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि कई ऐसे डेवलप कंट्री है जिनका इकोनॉमी जब लड़खड़ाने लगता है तो उसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि अब जो देश हैं वो देश एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो गए। हर एक देश एक दूसरे से आयात और निर्यात पर इतना निर्भर हो गया है कि अगर किसी देश में किसी तरह का उथल पुथल हो, फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन का और रसिया का स्थिति देख लीजिए। अभी यूक्रेन और रसिया आपस में लड़ गए, इन दोनों के लड़ने के वजह से पूरे यूरोपियन इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गया है। तेल का क्राइसिस हो गया यूरोप में। भारत में भी तेल महंगे हो गए थे, लेकिन वो तो बाद में यहां की सरकार ने समझौता करके रसिया के साथ सस्ते दामों पर तेल मंगाना शुरू किया। नहीं तो यूरोप का 60% तेल का इंपोर्ट रसिया से ही होता था। अब अगर तेल महंगा हो गया या तेल प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आपकी इकोनॉमी लड़खड़ाने लगेगी। आपके इंडस्ट्री है, आपके ट्रांसपोर्टेशन है,
वो सब के सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए वर्तमान में अगर देखा जाए तो हर एक इकोनॉमी पूरी तरह से, अगर आपको इकोनॉमी का अध्ययन करना है तो पूरी तरह से आपको इन तीनों ही मार्केट को ध्यान में रखना होगा। क्षेत्रीय मार्केट की अगर या स्थानीय मार्केट की बात करें, मान लो कोई एरिया है जहां पे धान का फसल, भारत का कोई क्षेत्र की ले लेते हैं, मान लो हम आंध्रा का कोई क्षेत्र या तमिल या बिहार का क्षेत्र लेते हैं या बंगाल का क्षेत्र लेते हैं, बंगाल का क्षेत्र लेते हैं जहां धान का फसल पर्याप्त होता है। अब पता चला कि इस साल भारत में मानसून ही नहीं आया, सूखा पड़ गया या कमजोर मानसून आया, तो धान का जो उत्पादकता था वो गिर गया। अब धान के उत्पादकता के गिरने की वजह से स्वाभाविक है कि अब चावल कम होगा, तो चावल बंगाल में कम उत्पादन हुआ, धान का उत्पादन बंगाल में कम उत्पादित हुआ। लेकिन पता चला कि इस चावल का एक्सपोर्ट किया जाता था अफ्रीका में, तो अब अफ्रीका की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई, वहां के लोगों को चावल की संकट हो जाएगा। तो एक क्षेत्र विशेष के इकोनॉमी के डिस्टर्ब होने से ग्लोबल इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होने लगता है, यानी कि लड़खड़ाने लगता है। इसीलिए हम अर्थव्यवस्था के अध्ययन करते समय बाजार को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखते रहते हैं, अब या बड़ी संवेदनशील तरीके से उस पर निगाह बनाए रखते हैं कि कहीं किसी तरह का कोई अनबैलेंस ना हो। क्यों? क्योंकि अब हम आज हमारा ग्लोबल विलेज हम लोग पहुंच गए हैं। आज दुनिया का कोई ऐसा देश या कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ नहीं है। आज पूरा दुनिया अगर आप पूरे दुनिया को देखेंगे तो वो सब के सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आप अगर इसको दुनिया समझ रहे हैं तो पता चलेगा कि सब के सब इस तरह से जुड़े हुए हैं। हर कोई, हर एक देश, हर एक क्षेत्र एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, और जहां गलती से भी एक छिटका तो पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम ही खराब हो जाएगा। अब इकोसिस्टम सिर्फ पर्यावरण का ही विषय नहीं है, इकोनॉमी का भी विषय हो गया है। तो इकोनॉमिक इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा अगर बाजार में किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश विशेष का इकोनॉमी डिस्टर्ब हुआ तो, अस्थिर हुआ तो। इसलिए हम बाजार का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं अर्थव्यवस्था में। अब इस बाजार में हम क्या पढ़ते हैं भाई? तो इस बाजार में हम पढ़ते हैं मांग, डिमांड जिसको हम कहते हैं। बाजार में हम क्या क्या देखते हैं? जैसे उत्पादक वर्ग में देखें तो बाजार में क्या क्या देखते हैं? तो बाजार में हम मुख्यतः देखते हैं मांग या डिमांड, दूसरा आपूर्ति। आपको दिखाई दे रहा है मांग या डिमांड, और नेक्स्ट आपूर्ति। हमेशा इसका ध्यान रखते हैं जब हम बाजार की बात करते हैं, यानी अर्थव्यवस्था में इस पे बहुत जोर दिया जाता है, बाजार पर भी ध्यान देना पड़ता है। और बाजार में क्या देखते हैं? मांग और आपूर्ति। डिमांड जो है, क्या उसका सप्लाई किया जा रहा है, कितना डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार एज पर डिमांड सप्लाई हो रहा है कि कम है। अगर कम है तो क्यों कम है, इसका अध्ययन करना है। अगर ज्यादा है तो इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है, इसका अध्ययन करना है। तो डिमांड और सप्लाई में जितने भी साधन है उसका भी अध्ययन करते हैं। तो डिमांड और सप्लाई को बनाए रखने के लिए कौन कौन से साधन चाहिए? तो परिवहन, बैंक, बीमा, निवेशक, सुरक्षा, यानी ये सब के सब बाजार के हिस्से हैं, और इसीलिए हम इन सब का अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में। क्लियर है? समझ में आया? हाँ। तो यानी अर्थशास्त्र में जब आप दूसरा पहलू देखेंगे तो अर्थशास्त्र का दूसरा आयाम ए बी, तो वो है मार्केट। ठीक है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आराम से कोई। अब थर्ड एलिमेंट है उपभोक्ता या कंज्यूमर। ये सब किसके लिए है? इसके लिए है। ये जितने भी बात किए हम, उत्पादक, मार्केट, ये किसके लिए है? इसी के लिए है। इसी के पास उद्देश्य है, इसी के पास लक्ष्य है, इसी के पास अभिलाषा है। क्या चीज? उपभोग करने की। यही कंज्यूम करेगा उपभोक्ता।
यानी कि कंज्यूमर ही इस पूरे इकोनॉमी का माई बाप है। उसी के लिए ही इकोनॉमी पैदा हुआ है, इकोनॉमिक्स को बनाया गया है, उसी ने पैदा किया है इकोनॉमिक्स को, उसी ने पैदा किया है, उसने अपने लिए पैदा किया है। जैसे मानव ने अपने साधन के रूप में मुद्रा का विकास किया है, लेकिन आज मानव उसी मुद्रा के लिए बर्बाद भी मिट भी जाता है, बर्बाद भी हो जाता है, फना भी हो जाता है। किया है अपने ही लिए, लेकिन उसी के लिए अपने आप को भी बर्बाद कर लेता है। तो इकोनॉमी में उपभोक्ता वर्ग या कंज्यूमर क्लास भी कुछ इसी तरह से होता है। पूरे इकोनॉमी का फोकल या केंद्र वही होता है। तो उपभोक्ता वर्ग में हमको क्या अध्ययन करना है, इन दोनों को हम मिटा देते हैं क्योंकि इसकी बात हम कर चुके हैं, ताकि हमको स्पेस मिल सके आपको बताने के लिए। तो कंज्यूमर को हमको किस दृष्टिकोण से देखना है? तो कंज्यूमर दरअसल क्या है, या उपभोक्ता दरअसल क्या है कि इसकी मांग में हमेशा विचलन होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो, कल तक कंज्यूमर नोकिया 1100 फोन की मांग करता था, आज उपभोक्ता आईफोन की मांग करने लगा है, आज उपभोक्ता स्मार्टफोन की मांग करने लगा है। यानी उसकी मांग में हमेशा विचलन होते रहता है, उत्तरोत्तर बेहतर चीज की मांग करते रहता है वो, और उसी की आवश्यकताओं या जरूरत या उसकी मांग को पूरा करना ही इकोनॉमी का लक्ष्य होता है। यानी ये जो है उपभोक्ता वर्ग, ये साध्य है, लक्ष्य है, यही इकोनॉमी का ये साध्य है, लक्ष्य है। बाकी जो कुछ भी है मार्केट, प्रोड्यूसर, वो साधन है। इसकी मांग में हमेशा विचलन होते रहता है, उपभोक्ता के मांग में हमेशा विचलन होता रहता है, डिमांड में वेरिएशन होते रहता है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि मांग में विचलन के साथ साथ ये अपनी जरूरत को बिल्कुल ही सुलभ और सरल तरीके से प्राप्त करना चाहता है। यानी कि मांग को, अपनी जरूरत को सुलभ और सरल तरीके से प्राप्त करना, हासिल करना चाहता है। और किसी भी इकोनॉमिक्स को या किसी भी अर्थशास्त्री को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसका डिमांड क्या है, कैसे बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, और किस स्तर पे उसको या कितने सरलता पूर्वक उसको चाहिए, इस बात का अध्ययन किया जाता है। अब ये सवाल ये है कि मांग में विचलन क्यों होता है? क्या मांग हर एक देश का, हर एक क्षेत्र का अलग अलग है या एक ही है? तो पता चलेगा अलग अलग है। कैसे? तो अब आप ये देखिए कि मांग में विचलन क्यों होता है। तो मांग में विचलन एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मान लीजिए ये भारत है, आपको यहां पे दिख रहा है? हाँ, वेरी गुड। मान लो ये भारत है। अब भारत के लोग गंगा के मैदान के क्षेत्र के हैं, बिहार का, झारखंड का, बंगाल के, ये गंगेटिक प्लेन के लोग हैं। कुछ लोग ये पेनिनसुलर रीजन का या प्रायद्वीपीय क्षेत्र का है, जैसे तमिलनाडु का, आंध्रा का। अब आप कल्पना करो, क्या ये जो चीज मांगते हैं ये भी वही चीज मांगते हैं? पता चलेगा नहीं। अब यहां पे हरियाणा पंजाब की बात कर लो, हरियाणा पंजाब, क्या ये चीज जो मांगते हैं, क्या ये मांगते हैं, क्या ये मांगते हैं? पता चलेगा नहीं। यानी मांग में विविधता और विचलन क्षेत्र विशेष, स्थान विशेष तक है। कैसे? अब मान लो कि हमारे यहाँ नवंबर, दिसंबर या जनवरी का महीना शुरू हुआ, अब पता चलेगा हरियाणा पंजाब में स्वेटर का मांग बहुत ज्यादा है, उसके बाद थोड़ा सा बिहार बंगाल में है, और सबसे कम तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश में। यानी डिमांड में वेरिएशन है। अगर कोई ग्लोबल मार्केट से ऊनी वस्त्र का निर्यात करता हो भारत को, तो कहां पे बेचने जाएगा? पता चलेगा पंजाब हरियाणा में जाएगा, कश्मीर का क्षेत्र, हिमाचल के क्षेत्र में ज्यादा वो प्रायोरिटी देगा, उसके बाद बिहार बंगाल उड़ीसा में देगा, और उसके बाद लास्ट में आंध्र तमिलनाडु केरल में देगा। क्यों? क्योंकि इनके मांग में वेरिएशन। क्यों वेरिएशन है?
तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि यहाँ का पर्यावरण ही अलग है। तो मांग में विचलन होता है और इसके कई कारक हैं। अब जैसे मान लो कि ये एक कंपनी था, ये कंपनी ऊन का व्यापार करता था, ऊनी वस्त्र देता था, लेकिन यहाँ के कस्टमर जो थे अब उसके उस सेवा से या उसके द्वारा दी जाने वाली ऊनी वस्त्र से संतुष्ट नहीं है, उनको और बेहतर चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ऑप्शन तलाश करेंगे। तो अब ऑप्शन उनको मिल गया बी, तो अब वो बी से लेने लगे, तो यानी उनका डिमांड बदल गया। तो किसी भी कारण से डिमांड बदल सकता है। और मांग की लोच एक अलग ही चैप्टर है जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, आपको पढ़ना भी आपके सिलेबस में है। तो जब आप इकोनॉमी की अध्ययन करते हैं तो मांग के विचलन का भी अध्ययन करते हैं, और ये मांग अलग अलग परिस्थिति, ये मांग का विचलन किस पर निर्धारित होता है या किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है क्षेत्र, संस्कृति, परिस्थिति और विविधता, या आप इसको कह सकते हो कि आप इसको विविध कर लीजिए। विविध में और भी कारक हो गए, जैसे आप कई और छोटे छोटे कारक हो गए। तो क्षेत्र के आधार पर भी मांग में विचलन होता है। संस्कृति, यह संस्कृति या कल्चर कैसे मांग को प्रभावित करता है, पता चलेगा कि कल्चर से भी प्रभावित होता है। अब मान लो एक सनातनी कल्चर का व्यक्ति है और एक पैगंबरी कल्चर का व्यक्ति है, तो पैगंबरी कल्चर के व्यक्ति के लोगों का डिमांड अलग होगा, क्योंकि वो अलग तरह का भोजन पसंद करते हैं, अलग तरह का पहनावा पसंद करते हैं, अलग तरह का उनका सोच है, तो उनका डिमांड अलग तरीके का होगा। और जो सनातनी कल्चर के लोग, क्या बोल रही है?